वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास में। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको सोल्व करने वाले हैं जो हमारे जेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है वो टिटिकम एस्टिवम होता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है मिलान वाला। तो यहाँ पर जो गेहूं है वो होती है रबी की फसल, यानी जो 2 नंबर पे जाएगी। और जो धान होती है वो खरीफ की फसल होती है, यानी 1 नंबर पे जाएगी। और चना जो है वो रबी का होता है, यानी यहाँ पे 4 नंबर पे आएगा। और जो बाजरा होता है वो खरीफ का होता है, यानी 3 नंबर पे जाएगा। तो जो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो नाइट्रोजन की कमी के पौधों में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो पत्तियों का पीला पड़ना है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो जो विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगर भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो यहाँ पर जो स्वामीनाथन है वो सही होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो कथन कारण वाला है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो है दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, यानी जो ये कथन है वो बिल्कुल सही है। और कारण जो दिया गया है वो है उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, तो यानी जो कारण है वो भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए ऑप्शन है दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 46% होती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मिलान वाला। तो एक साइड में उर्वरक दिए गए हैं और एक साइड में पोषक तत्व दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो यूरिया के अंदर है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी हमारा जो यूरिया है वो 3 नंबर के साथ जाएगा। साथ ही जो एमओपी होता है उसके अंदर पोटेशियम होती है, तो जो है सी वाला ए के साथ जाएगा। और एसएसपी होती है उसके अंदर फॉस्फोरस होती है, तो ये दूसरे के साथ जाएगा, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली खरीफ की फसल कौन सी है। जो तो यहाँ पर बाजरा है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है। तो जो जिंक की कमी से धान के अंदर होता है वो खेरा रोग होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो कथन कारण वाला है। तो इसका जो कथन दिया गया है वो है फॉस्फोरस जड़ विकास में सहायक होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद जो कारण दिया गया है वो है फॉस्फोरस ऊर्जा स्थानांतरण में भाग लेता है, यानी जो कारण है वो भी बिल्कुल सही है। यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करता है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मिलान वाला। तो यहाँ पर जो एक तरफ वैज्ञानिक दिए गए हैं और एक तरफ योगदान दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला वैज्ञानिक है मेंडल, उसने अनुवांशिकी की खोज की थी, यानी जो हमारा ए है वो 1 के साथ जाएगा। और जो बोरलॉग हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं, यानी ये दूसरे के साथ जाएगा। और जो स्वामीनाथन है वो भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, यानी ये तीसरे नंबर के साथ जाएगा। यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है। तो राजस्थान की जो प्रमुख तिलहनी फसल है वो सरसों है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी फसल C4 पौधा नहीं है। तो यहाँ पर जो गेहूं है वो C4 पौधा नहीं है, और जो मक्का ज्वार और बाजरा है वो C4 पौधे हैं, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है गेहूं वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है।
तो यहाँ पर जो युग्म गलत है वो पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर जो गेहूं है वो तो रबी की होती है, जो सही है। बाजरा है जो ये भी खरीफ का होता है, जो कि सही है। और जो चना है, यहाँ पर जो चना होता है वो रबी का होता है, लेकिन यहाँ खरीफ दिया गया है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये युग्म जो है वो गलत है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है वो है, मृदा में नाइट्रोजन सर्वाधिक किस रूप में पाई जाती है? तो जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन है वो कार्बनिक रूप में पाई जाती है, यानी जो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यहाँ पर जो कैल्शियम होता है वो तो द्वितीयक पोषक तत्व होता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो भी द्वितीयक पोषक तत्व होता है, और जो सल्फर होता है वो भी द्वितीयक पोषक तत्व होता है, यानी जो बोरॉन है वो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है कथन कारण वाला। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो है, रेतीली मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता कम होती है। तो जो कि कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। अब कारण को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कारण है वो है, रेतीली मिट्टी के कणों के बीच बड़े बड़े रंध्र नहीं होते, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि रेतीली मिट्टी के अंदर जो है वो रंध्रों की संख्या कम होती है, लेकिन रंध्र बड़े बड़े पाए जाते हैं, यानी जो हमारा कारण है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो कथन है वो सत्य है लेकिन कारण है वो असत्य है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन किस फसल से प्राप्त होता है? तो जो भारत के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन है वो धान से प्राप्त होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों प्रदान करता है? तो जो यहाँ पर हमारे पास डीएपी है, सी ऑप्शन वो सही होगा। और ये जो है मात्रा अगर पूछी जाए तो 18% नाइट्रोजन देता है और 46% जो है वो फास्फोरस देता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा असहजीवी जैव उर्वरक है? तो जो यहाँ पर राइजोबियम होता है वो तो सहजीवी जैव उर्वरक होता है, और जो यहाँ पर बी ऑप्शन में है एजिटोबैक्टर, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि जो एजिटोबैक्टर है वो असहजीवी जैव उर्वरक है, क्योंकि जो ब्रेडी राइजोबियम होता है वो भी सहजीवी होता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो एक तरफ पोषक तत्व दिए गए हैं और एक तरफ इसके जो मुख्य कार्य हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो हरित वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, यानी जो नाइट्रोजन है वो दूसरे के साथ जाएगा। और फास्फोरस जो होता है वो जड़ वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, यानी जो बी है वो 1 नंबर के साथ जाएगा। और जो पोटास होता है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जो पोटास होता है वो पादपों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी जो है ये सी के साथ सी है वो तीसरे के साथ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो फिर से कथन कारण वाला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी। तो जो यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो है, दलहनी फसलों के बाद गेहूं की उपज नहीं बढ़ती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो दलहनी फसलें हैं उसके बाद गेहूं की उपज जो है वो बढ़ती है, यानी जो ये ऑप्शन ए जो कथन दिया गया है वो तो गलत हो जाएगा। इसके बाद जो अगला यहाँ पर कारण दिया गया है वो है, दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाती हैं। तो ये जो बात है वो सही है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कथन है वो असत्य है लेकिन कारण है वो सही है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया है, डीएपी में केवल नाइट्रोजन होती है, ये बात तो गलत है, क्योंकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होती है। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो है, एमओपी फास्फोरस का स्रोत है, ये भी गलत है, क्योंकि जो एमओपी होता है वो पोटेशियम का स्रोत होता है, यानी पोटास का स्रोत होता है। इसके बाद जो सी ऑप्शन है वो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं।
तो ए है राइजोबियम दलहनी फसलें, यानी जो राइजोबियम होता है वो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि सही बात है। और जो एजेटोबैक्टर है वो गैर दलहनी फसलों के लिए होता है, ये भी सही बात है। इसके बाद यहाँ पर जो है नीलहरित शैवाल धान में होता है, ये भी सही बात है। और जो यूरिया होता है वो जैव उर्वरक, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो यूरिया है वो कार्बनिक उर्वरक है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर इतने ही प्रश्न थे। आई होप, आशा करते हैं आप लोगों को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर देना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना। अब मिलेंगे अगली क्लास में और नए प्रश्नों के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।